सांस के साथ फेफड़ों में घुसती ठंडी, नम और फफूंद की गंध। सिपाही रोहन सिंह ने बैरक के सबसे निचले बंकर में घुटनों में सिर छिपाकर खुद को दुनिया से अलग कर लिया था। लाइट्स आउट हुए काफी समय हो गया था, पर वह सो नहीं सका। उसे सोने की इजाजत नहीं थी। एक नए सिपाही के लिए नींद एक विलासिता थी और खामोशी सजा का दूसरा नाम। बाहर देर रात तक जाग रहे सीनियर्स के हंसने और गालियों की आवाजें अंधेरे को चीर रही थीं। हर आवाज चाकू की तरह रोहन के कानों में चुभ रही थी। एक दिन पहले, या यूं कहें कि कुछ घंटे पहले ही, वह अपनी मां के हाथ का बना गर्मा गर्म खाना खाकर परिवार के साथ हंस बोल रहा था। लेकिन जैसे ही वह ट्रेन से उतरकर कश्मीर की इस अग्रिम चौकी, इस गुमनाम यूनिट में पहुंचा, उसकी दुनिया बेरंग हो गई। बैरक की हवा चिपचिपी थी, पसीने, पैरों की बदबू और न जाने किस किस चीज की सड़ांध से सिर चकरा रहा था। इस सब का केंद्र था हवलदार करण चौधरी, बैरक का बेताज बादशाह और जल्लाद। वह बिना किसी कारण के रोहन को परेशान करता था। कभी कहता कि उसकी आंखों में घमंड है, कभी चाल धीमी है, तो कभी आवाज दबी हुई है। वह हर बात में नुक्स निकालकर रोहन को प्रताड़ित करता था। आज रात की शुरुआत एक छोटी सी बात से हुई। करण ने अपने कॉम्बैट बूट्स रोहन के सामने फेंके, कीचड़ और गंदगी से सने हुए, देखने में घिनौने। ओए, नए बूट साफ कर। सुबह तक ऐसे चमकने चाहिए कि शक्ल दिखे। अगर एक भी धब्बा दिखा तो तेरे सिर पर रगड़कर चमकाऊंगा। रोहन ने चुपचाप बूट उठा लिए। सिविलियन जिंदगी में उसने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। 20 साल की उम्र तक उसने कभी किसी के जूते साफ नहीं किए थे। लेकिन यह जगह अलग थी। यहां सामान्य तर्क नहीं चलते थे। वह बाथरूम गया और ठंडे पानी में हाथ डालकर बूट पॉलिश करने लगा। उंगलियां सुन्न हो रही थीं, लेकिन दिल में उठ रही ठंडक उससे कहीं ज्यादा थी। करीब 1 घंटे बाद उसने अपनी पूरी मेहनत से बूट चमकाए और करण के पास ले गया। करण बिस्तर पर लेटा टीवी देख रहा था। उसने बूट लेकर हर कोने से देखे और फिर त्योरियां चढ़ा ली। बस इतना ही? मजाक कर रहा है क्या? उसने बूट के तले से रोहन की छाती पर मारा। हरामखोर, कामचोर, घर पर क्या करता था? माँ बाप ने यही सिखाया है, बड़ों का काम ठीक से करते हैं। माँ बाप शब्द सुनकर रोहन का दिल भर आया। उसे अपनी माँ का चेहरा याद आ गया, जो उसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती थीं, और अपने पिता, जो हमेशा उसकी ढाल बनकर खड़े रहते थे। उसने होंठ भींचकर सिर झुका लिया। सॉरी हवलदार साहब, सॉरी से क्या होता है? काम ठीक से कर, ठीक से। तभी पास में बैठा लांस नायक संदीप यादव बोला, करण भाई नया है, अभी सीख जाएगा, हम सिखा देंगे। क्या सिखाएगा तू? ये सब करके ही सीखते हैं। ओए रोहन, इधर आ। करण बिस्तर से उठ बैठा। उसकी आंखें चमक रही थीं जैसे किसी शिकारी को शिकार मिल गया हो। वह रोहन को बैरक के बीच में खींच लाया। बाकी सीनियर्स भी एक नया तमाशा देखने के लिए अपने बिस्तरों से उठकर उन्हें घेर कर खड़े हो गए। लगता है तुझे अभी तक समझ नहीं आया कि तेरी गलती क्या है। फौज में जो कहा जाए वो किया जाता है। कोई सवाल नहीं, कोई बहाना नहीं, समझा? करण ने रोहन की ठुड्डी ऊपर उठाकर उसके कान में फुसफुसाया। उसकी आवाज सांप की तरह ठंडी और चिपचिपी थी। रोहन ने जवाब देने के बजाय सूखी थूक निगली। उसे लगा जैसे उसके शरीर का सारा खून जम गया हो। यह एक जेल थी, बस यहां सलाखें दिखाई नहीं देती थीं। जिस यूनिट में रोहन को भेजा गया था उसका आधिकारिक नाम लंबा और जटिल था, लेकिन सिपाही उसे एक दूसरे नाम से बुलाते थे, नाग रेजिमेंट। कहते थे कि जैसे नाग के एक बार डसने से जहर पूरे शरीर में फैल जाता है, वैसे ही इस यूनिट में एक बार आने वाला कभी सही सलामत वापस नहीं जा सकता। रोहन इस बात का मतलब अपने शरीर और आत्मा पर महसूस कर रहा था। यूनिट का पहला दृश्य ही मनहूस था। पहाड़ों को काटकर बनाई गई बैरकों में धूप मुश्किल से आती थी और दीवारों से उखड़ा हुआ पेंट इसे और भी डरावना बना रहा था। जो हवलदार उसे लेकर आया था वह उसे बैरक में धकेल कर गायब हो गया। अजीब तरह से सैल्यूट करके खड़े रोहन का स्वागत सन्नाटे और दर्जनों भावहीन आंखों ने किया। वे आंखें उसे ऐसे घूर रही थीं जैसे कोई नया खिलौना देख रही हों। थोड़ी देर बाद सबसे कोने वाले बिस्तर पर लेटा हवलदार करण चौधरी उठा। वह धीरे धीरे चलकर आया और रोहन के कंधे पर हाथ मारा। तू है नया माल? नाम क्या है? सिपाही रोहन सिंह। साहब आवाज देखो इसकी, खाना नहीं खाया क्या? दोबारा बोल। सिपाही रोहन सिंह। रोहन पूरी ताकत से चिल्लाया।
करण ने संतुष्टि में सिर हिलाया और फिर उसकी नेम प्लेट को उंगली से छुआ। नाम तो हीरो जैसा है, लेकिन फौजी जिंदगी हीरो की तरह नहीं चलती। याद रखना, उस दिन के बाद रोहन की अग्नि परीक्षा शुरू हो गई। यह सिर्फ रैगिंग नहीं थी, यह साफ तौर पर हिंसा और उत्पीड़न था। सीनियर्स बारी बारी से उसे सोने नहीं देते थे, देर रात तक बंकर साफ करवाते, रेजिमेंट के गाने याद करवाते और एक भी शब्द गलत होने पर सिर पर थप्पड़ मारते। कारण हमेशा एक ही होता था, तू नालायक है, तेरा ध्यान कहीं और है। लांस नायक संदीप यादव शुरू में हमदर्दी दिखाता था, हिम्मत रख भाई, शुरू में सबके साथ ऐसा ही होता है। लेकिन जैसे जैसे उसे डर लगने लगा कि कहीं वह करण की नजरों से न उतर जाए, वह भी इस क्रूरता में शामिल हो गया। अब वह करण से भी ज्यादा बेरहमी से रोहन को प्रताड़ित करता था, शायद अपनी कमजोरी छिपाने के लिए। बैरक का सबसे सीनियर हवलदार राजेश कुमार सब कुछ जानते हुए भी अनजान बना रहता था। वह बस अपने रिटायरमेंट के दिन गिन रहा था। जब भी किसी के पिटने की आवाज आती, वह अपने ईयरफोन का वॉल्यूम बढ़ा लेता। उसकी चुप्पी एक तरह की सहमति थी जिसने करण के आतंक को और हवा दे दी थी। एक दिन खाने के समय की बात है। रोहन को भूख तो थी, पर तनाव के कारण निवाला गले से नीचे नहीं उतर रहा था। उसे चम्मच से थाली खड़खड़ाते देख करण ने उसकी थाली पर लात मार दी। दाल, चावल और सब्जी रोहन की वर्दी पर फैल गए। साले, खाने में नखरे करता है, देश का पैसा बर्बाद कर रहा है। यह सब मेरे माँ बाप के टैक्स के पैसों से आता है। मेस में बैठे सभी लोग रोहन को देखने लगे। कुछ के चेहरों पर दया थी, पर कोई भी आगे नहीं आया। अफसर दूसरी तरफ अपनी मेस में खाने में व्यस्त थे। रोहन बिखरा हुआ खाना अपने हाथों से उठाने लगा। आंखों में आंसू थे, पर उसने उन्हें पी लिया। वह जानता था कि यहां रोने का मतलब खुद को और भी दयनीय बनाना है। उसने महसूस किया कि इंसान की गरिमा कितनी आसानी से कुचली जा सकती है। यह नाग रेजिमेंट इंसानियत को खत्म करने वाली भट्टी थी। शारीरिक हिंसा से ज्यादा भयानक थी मानसिक प्रताड़ना। रोहन की आत्मा हर दिन मर रही थी। करण चौधरी और उसके गुर्गों का अब सिर्फ मारने पीटने से मन नहीं भरता था। वे रोहन को सामाजिक रूप से अलग थलग करके और मानसिक रूप से तोड़कर एक नया सुख खोज रहे थे। ओए रोहन, तू हम लोगों से बात मत किया कर, तुझसे बात करने से मनहूसियत फैलती है। करण का कहा शब्द कानून था। उस दिन के बाद बैरक में किसी ने रोहन से बात नहीं की। काम की बातों के अलावा रोहन एक जीता जागता भूत बन गया था। उसके बैच के दूसरे सिपाही भी उससे कतराते थे, इस डर से कि कहीं वे भी निशाना न बन जाएं। रोहन दर्जनों लोगों से भरी बैरक में एक अदृश्य इंसान की तरह बैठा रहता था। यह जगह उसके लिए एक अंतहीन रेगिस्तान जैसी थी। रात में प्रताड़ना और भी शातिर हो जाती थी। उन्होंने रोहन को जगाए रखने का एक नया तरीका खोज निकाला था, देशभक्ति टेस्ट के नाम पर टॉर्चर। रोहन जन गण मन बिना अटके और बिना गलती के गाकर सुना, शुरू हो जा। उसे आधी रात को जगाकर राष्ट्रगान गवाया जाता। अगर नींद में उसकी आवाज लड़खड़ाती तो गालियां पड़ती। आवाज देखो इसकी, देशभक्ति है ही नहीं, साला देशद्रोही है क्या। वे रोहन का सामान बिना इजाजत के खंगालते और उसके परिवार या दोस्तों के खत निकालते। फिर वे जोर जोर से उन खतों को पढ़कर उसका मजाक उड़ाते। अगर किसी लड़की का खत मिल जाता तो नर्क का दरवाजा खुल जाता। वे खत के हर वाक्य को अश्लील बातों से जोड़कर ठहाके लगाते। रोहन की यादें और उसका निजी दायरा तार तार हो चुका था। सबसे असहनीय था परिवार का अपमान। तेरे पिताजी क्या करते हैं, मजदूर हैं क्या? तभी तो बेटे को तमीज नहीं सिखा पाए। रोहन को अपने पिता की याद आती, एक अनुशासित और ईमानदार इंसान जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी फौज को दे दी थी। वह अपने पिता का पेशा नहीं बता सकता था। वह नहीं चाहता था कि उसकी वजह से उसके पिता के सम्मान पर कोई आंच आए। वह बस होंठ भींचकर अपमान सहता रहा। मुट्ठियां भींच जाती थीं, पर वह कुछ नहीं कर सकता था। समय के साथ रोहन सूखता गया। नींद की कमी और तनाव से आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए थे और गाल पिचक गए थे। आईने में उसकी शक्ल एक कंकाल जैसी लगती थी। धीरे धीरे उसने भावनाएं खो दी थीं। वह हंसना भूल गया था, सूखता गया था, सूखता गया था, गुस्सा करना भूल गया था। वह सिर्फ जिंदा रहने के लिए सांस लेने वाली एक कठपुतली बन गया था। लेकिन उस कठपुतली के दिल में कुछ बहुत बुरी तरह से पक रहा था, जो फटने के करीब था। उस दिन गर्मी और उमस बहुत ज्यादा थी।
हवा में बेचैनी थी और बैरक का माहौल भी वैसा ही था। करण चौधरी यूनिट के बाहर से चुपके से लाई गई शराब के कुछ पैग पी चुका था। शराब ने उसकी क्रूरता को और बढ़ा दिया था। यार, बोर हो रहा हूं, कुछ मजेदार किया जाए। नशे में धुत आंखों से उसने बैरक का जायजा लिया और उसकी नजर कोने में बैठे रोहन पर टिक गई। करण के होठों पर एक क्रूर मुस्कान फैल गई। ओए रोहन, जरा इधर आ। रोहन समझ गया आज की रात आसानी से नहीं गुजरेगी। वह चुपचाप उठा और करण के सामने आकर खड़ा हो गया। करण ने अपने पैरों की ओर इशारा किया। उसे भयंकर दाद एथलीट फुट था। उसके पैरों से हमेशा एक खट्टी, घिनौनी बदबू आती थी। उसने अपने बूट उतारे और रोहन के सामने फेंक दिए। बूट के अंदर पसीने से गीला था और बदबू इतनी तेज थी कि नाक सुन्न हो जाए। आज मैं तुझे एक खास मौका देता हूं, करण ने घोषणा की। सबकी निगाहें उन पर टिक गईं। संदीप और बाकी सीनियर्स को उम्मीद थी कि कुछ रोमांचक होने वाला है। ये बूट देख रहा है, इसमें मेरा प्यार और मेहनत भरी है। अगर तू इस बूट के अंदर अपनी जीभ से अच्छी तरह साफ कर दे तो आज मैं तुझे और परेशान नहीं करूंगा। कैसा लगा? शानदार ऑफर है ना? एक पल के लिए बैरक में सन्नाटा छा गया। कुछ ने खांसकर असहमति जताई, पर किसी ने करण को रोका नहीं। रोहन का दिमाग सुन्न हो गया। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। क्या कोई इंसान दूसरे इंसान से ऐसी मांग कर सकता है? घिन और अपमान की एक लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। उसके सामने पड़ा बूट सिर्फ एक जूता नहीं था, वह उसकी गरिमा पर तनी हुई बंदूक की नली थी। अगर आज वह घुटने टेककर इसे चाटता है तो वह इंसान नहीं रहेगा। रोहन सिंह का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और सिर्फ एक सांस लेती हुई लाश बचेगी। क्या नहीं करना? अगर नहीं करना तो बोल दे, करण ने हंसते हुए कहा। संदीप ने उसे उकसाया। अरे रोहन, करण भाई मौका दे रहे हैं तो कर ले। बस आंख बंद करके एक बार चाटना ही तो है। आज रात आराम से सोएगा। रोहन ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में अब डर नहीं था। उसकी खाली आंखों में एक ठंडी, कठोर चिंगारी जलने लगी थी। उसने उस बूट को देखा जिसे वह जिंदगी भर नहीं भूल सकता था, और फिर बूट के पीछे खड़े घिनौनी हंसी हंसते करण के चेहरे को देखा, और फिर बहुत धीमी पर दृढ़ आवाज में कहा, मैं यह नहीं कर सकता। यह एक वाक्य तूफान से पहले की शांति को तोड़ने वाली बिजली की तरह था। करण के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। क्या क्या बोला तू, हरामजादे? मैंने कहा मैं यह नहीं कर सकता। रोहन ने एक बार फिर साफ साफ कहा। अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। उसकी गरिमा पहले ही तार तार हो चुकी थी, लेकिन वह आखिरी टुकड़ा जो उसे इंसान होने का एहसास दिलाता था, वह उसे बचाना चाहता था। तेरी ये हिम्मत? करण का घूंसा लगभग उसी पल रोहन के मुंह पर पड़ा। एक जोरदार आवाज के साथ रोहन का शरीर फर्श पर गिर गया। मुंह में खून का स्वाद फैल गया। करण का गुस्सा फट पड़ा। उसने रोहन के पेट पर लातें मारी और उसके बाल पकड़कर उसे ऊपर उठाया। पागल हो गया है क्या? तुझे पता है तू कहां है? मार बहुत बेरहमी से पड़ रही थी। संदीप और बाकी सीनियर्स ने उसे रोकने के बजाय रोहन के हाथ पैर पकड़ लिए। उनकी पागल आंखों के सामने रोहन की चेतना धीरे धीरे धुंधला रही थी। हड्डियों के टूटने जैसे दर्द के बीच उसे सिर्फ एक इंसान की याद आई, अपने पिता। पिटाई काफी देर बाद रुकी। करण हाफते हुए गालियां बक रहा था और रोहन एक चीथड़े की तरह फर्श पर पड़ा था। उसने किसी तरह खुद को घसीटकर अपनी जगह पर पहुंचाया। किसी ने उसकी मदद नहीं की। वह एक जानवर था, नहीं, जानवर से भी बदतर। उस रात रोहन ने पहली बार भागने का फैसला किया। इस डर ने उसे जकड़ लिया था कि अगर वह यहां रहा तो सच में मर जाएगा। जब सब सो गए तो वह भोर में चुपके से बैरक से बाहर निकल गया। उसका लक्ष्य था यूनिट के कोने में बना पब्लिक टेलीफोन बूथ। रिसीवर उठाते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अपनी जेब से बड़ी मुश्किल से छिपाकर रखा हुआ फोन कार्ड निकाला। कांपते हाथों से उसने घर का नंबर मिलाया। कुछ रिंग्स के बाद नींद में डूबी उसकी मां की आवाज आई। हेलो मां। रोहन का गला रुंध गया और वह आगे कुछ बोल नहीं पाया। फोन के दूसरी तरफ से मां की घबराई हुई सांसें सुनाई दी। रोहन बेटा, इस वक्त सब ठीक तो है? पापा से बात कराओ। मां की आवाज सुनते ही उसके आंसुओं का बांध टूट पड़ा। वह अपनी सिसकियां नहीं रोक पा रहा था। मां को एहसास हो गया कि मामला गंभीर है और उन्होंने तुरंत उसके पिता को बुलाया। कुछ पलों बाद फोन पर उसके पिता की भारी गहरी आवाज आई। रोहन, क्या हुआ?
पिता की आवाज सुनते ही रोहन टूट गया। वह एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रो पड़ा और बिना किसी क्रम के सब कुछ बताने लगा। मार पिटाई, गालियां और आज रात हुई अपमानजनक घटना बताते हुए उसका पूरा शरीर कांप रहा था। फोन के दूसरी तरफ उसके पिता चुपचाप अपने बेटे की रोती हुई चीखें सुनते रहे। एक लंबी खामोशी छा गई। जब रोहन का रोना कुछ कम हुआ तो उसके पिता ने बोलना शुरू किया। उनकी आवाज में न गुस्सा था न दुख, उनकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी और शांत थी। ठीक है, उनकी आवाज कोई बात पर आकी रहे। मैंने सुन लिया, बस इतना ही। रोहन हैरान था। उसे लगा था कि वे कुछ और पूछेंगे, उसे सांत्वना देंगे या गुस्सा करेंगे, लेकिन पिता की आवाज में कोई भावना नहीं थी। रोहन, पिता ने फिर कहा, तुम्हारे कंपनी कमांडर का नाम क्या है? कैप्टन समीर वर्मा सर। और बटालियन कमांडर? कर्नल आलोक शर्मा सर। ठीक है, अब फोन रखो और किसी शांत जगह पर चले जाओ जहां तुम्हें कोई चोट न पहुंचा सके। किसी से मिलना मत, मैं जल्द ही किसी को भेज रहा हूं। फोन कट गया। रोहन स्तब्ध होकर रिसीवर पकड़े खड़ा रहा। पिता की आखिरी आवाज ऐसी थी जैसी उसने जीवन में कभी नहीं सुनी थी। उस आवाज में दुख से परे एक कठोरता थी और सब कुछ नष्ट कर देने वाला ठंडा गुस्सा था। उसी समय फोन रखकर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह राठौर ने अंधेरे में अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्होंने दशकों तक युद्ध के मैदानों में जो गुस्सा कभी महसूस नहीं किया था, आज वैसा ही गुस्सा उनके दिल को जमा रहा था। उनके जिगर के टुकड़े उनके बेटे को कुचला गया था। उस सेना में जिसकी रक्षा के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी, यह अक्षम्य था। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में अब एक नर्मदिल पिता की जगह हजारों सैनिकों को आदेश देने वाले एक कोर कमांडर की, दुश्मनों के लिए खौफ का पर्याय बन चुके एक फील्ड कमांडर की चमक थी। उन्होंने फोन उठाया और एक स्पीड डायल नंबर को देर तक दबाए रखा। 2 रिंग बजने से पहले ही फोन उठा लिया गया। सर, इस वक्त कैसे याद किया? बख्शी, मैं विक्रम बोल रहा हूं। सर, आप ठीक तो हैं? फोन पर जो व्यक्ति था वह सेना मुख्यालय में एक प्रमुख पद पर तैनात एक सेवारत मेजर जनरल था। जब विक्रम सिंह राठौर कोर कमांडर थे तो वह उनका ऑपरेशंस चीफ था। मेरी बात ध्यान से सुनो, यह एक निजी मामला है और बहुत ही बुरा मामला है। जनरल राठौर की धीमी आवाज ने रात की खामोशी को चीर दिया। वह एक फोन कॉल एक भयानक तूफान की शुरुआत थी। जनरल विक्रम सिंह राठौर का फोन सिर्फ एक कॉल पर नहीं रुका। मेजर जनरल बख्शी को फोन करने के बाद उन्होंने तुरंत रक्षा मंत्रालय की सीधी लाइन पर अपने पुराने संपर्कों को भी फोन किया। बातचीत छोटी और स्पष्ट थी। मेरे बेटे का मामला है। कल सुबह संबंधित यूनिट की पूरी कमांड चेन, कोर कमांडर से लेकर उसके कंपनी कमांडर तक, मेरे घर पर चाहिए, एक भी कम नहीं। उनकी आवाज में एक ऐसा वजन था जिसे कोई टाल नहीं सकता था। फोन उठाने वाले जनरलों के रोंगटे खड़े हो गए। रिटायर हुए कुछ साल हो गए थे, लेकिन सेना में विक्रम सिंह राठौर का नाम आज भी बहुत शक्तिशाली था। वे अपनी ईमानदारी और कठोर स्वभाव के लिए जाने जाते थे। जब वे किसी निजी मामले का जिक्र कर रहे थे तो इसका मतलब था कि कुछ बहुत ही भयानक हुआ था। उस रात भारतीय सेना में एक अदृश्य भूचाल आ गया। सेना मुख्यालय से शुरू हुआ फोन XV कोर, फिर नीचे डिवीजन, ब्रिगेड और बटालियन तक बिजली की गति से पहुंचा। आधी रात को नींद से जगाए गए कमांडिंग अफसरों ने चीखते हुए बिस्तर छोड़ दिया। क्या जनरल विक्रम सिंह राठौर, वो महान हस्ती क्यों? उनका बेटा, उनका कोई बेटा भी है और वह हमारी यूनिट में है। तुरंत उठो, सभी अधिकारियों की आपातकालीन मीटिंग है। कारण मत पूछो। उस यूनिट के कोर कमांडर पजामे में ही अपने ऑपरेशन रूम की तरफ भागे। जब जनरल राठौर सेवा में थे तो वे उनके सामने आंख उठाने की भी हिम्मत नहीं कर सकते थे। उन्होंने कांपते हाथों से अपने डिवीजन कमांडर को फोन किया। तुम पागल हो गए हो? तुम्हारी यूनिट में क्या हो रहा है? कल सुबह जनरल राठौर के घर पर सबको पहुंचना है। मैं, तुम, ब्रिगेडियर, कर्नल, कैप्टन, सब। अगर एक भी देर से पहुंचा तो हम सब अपनी वर्दी उतारने के लिए तैयार रहें। डिवीजन कमांडर फोन पकड़े वहीं बैठ गया। उसे लगा जैसे आसमान फट पड़ा हो। उसका तेजी से आगे बढ़ता करियर एक रात में खत्म हो सकता था। उसने तुरंत ब्रिगेडियर ने कर्नल को और कर्नल ने कैप्टन को फोन पर आग उगली। आखिरी फोन रोहन के कंपनी कमांडर कैप्टन समीर वर्मा को मिला। वह अभी अभी कमीशन हुआ, एक युवा अफसर था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था।
बस उसे भोर में अपनी गाड़ी लेकर कर्नल के पास पहुंचना था। उस समय कैप्टन समीर वर्मा और बटालियन कमांडर कर्नल आलोक शर्मा पहले से ही दहशत में थे। यह कैसे हो सकता है सर? एक सिपाही के लिए कोर कमांडर तक हरकत में आ गए? मुझे नहीं पता, वहां जाकर ही पता चलेगा। हमें बस जाकर माफी मांगनी होगी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। सूरज निकलने से पहले ही वे अपनी गाड़ियों में बैठकर तय जगह की ओर निकल पड़े। गाड़ी के अंदर की हवा शीशे की तरह भारी थी। उनके दिमाग में बस एक ही ख्याल था, हम तो गए। सुबह होते होते दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित जनरल विक्रम सिंह राठौर के फार्म हाउस पर एक अजीब नजारा था। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल की गाड़ी के पीछे डिवीजन कमांडर मेजर जनरल, ब्रिगेडियर और कर्नल की गाड़ियां कतार में खड़ी थीं। अंत में कैप्टन और एक युवा लेफ्टिनेंट पीले पड़े चेहरों के साथ उतरे। सितारों का जमघट था, लेकिन उनके कंधों पर लगे सितारे आज पहले से कहीं ज्यादा भारी और फीके लग रहे थे। थोड़ी देर बाद जनरल राठौर घर से बाहर निकले। वे वर्दी में नहीं, बल्कि सुबह की सैर वाले ट्रैक सूट में थे, लेकिन उनके शरीर से निकल रहा रौब वैसा ही था। उन्होंने चुपचाप उन सभी अफसरों को ठंडी नजरों से देखा और फिर अंदर चले गए। नर्क का दरवाजा खुल चुका था। जनरल राठौर ने ड्राइंग रूम में जमा हुए अधिकारियों को देखा तक नहीं और अंदर चले गए। कुछ देर बाद उनका एक पुराना सहयोगी, जो अब एक सेवानिवृत्त कर्नल था, बाहर आया और उन्हें अंदर ले गया। ड्राइंग रूम बड़ा था, लेकिन कोर कमांडर से लेकर लेफ्टिनेंट तक 6 अधिकारियों के आने से वह भर गया था। सब अपनी सांस रोके सावधान की मुद्रा में खड़े थे। थोड़ी देर बाद जनरल राठौर ड्राइंग रूम में आए। वे अभी भी आरामदायक कपड़ों में थे। वे एक सोफे पर बैठ गए और सामने खड़े उन अधिकारियों को देर तक चुपचाप देखते रहे। जैसे जैसे खामोशी लंबी होती गई, अधिकारियों के माथे पर पसीना आने लगा। कोर कमांडर ने हिम्मत करके बोलना शुरू किया, सर, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए कि हमारी कमान में। जनरल राठौर ने उनकी बात काट दी। उनकी आवाज धीमी थी पर पूरे कमरे पर हावी थी। बैठ जाओ। अधिकारी हिचकिचाते हुए सोफों और कुर्सियों पर बैठ गए। क्या तुम लोग जानते हो कि मैंने तुम्हें सुबह सुबह यहां क्यों बुलाया है? किसी ने जवाब नहीं दिया। तुम लोगों ने मेरे बेटे के बारे में सुना होगा। कल रात उसने मुझे फोन किया था, रोते हुए। मैंने उसे जन्म के बाद से कभी इतना बिलखते हुए नहीं सुना। उनकी आवाज सपाट थी, पर उसमें छिपा गुस्सा लावा की तरह गर्म था। मेरे बेटे को आदेश दिया गया कि वह दाद वाले जूते को अपनी जीभ से चाटे। तुम लोगों को क्या लगता है, क्या सेना में यह सब हो सकता है? कोर कमांडर का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने डिवीजन कमांडर की ओर देखा। डिवीजन कमांडर ने ब्रिगेडियर की ओर, और नजरें नीचे आते आते कैप्टन समीर वर्मा पर टिक गईं। कैप्टन वर्मा अपनी जगह से उछल पड़ा। सर, माफ कर दीजिए, यह पूरी तरह से मेरी नाकामी है। मैं अपने जवानों का ठीक से ध्यान नहीं रख पाया। तुम्हारा नाम क्या है? कैप्टन समीर वर्मा। सर, कैप्टन वर्मा, क्या तुम जानते थे कि तुम्हारी कंपनी में यह सब हो रहा है? नहीं सर, सच कह रहा हूं सर, मुझे नहीं पता था। नहीं पता था? यह कोई गर्व की बात है क्या? तुम्हारा जवान मरने की कगार पर है और कंपनी कमांडर को पता नहीं, कर्नल को पता नहीं, जनरल को पता नहीं, तो तुम लोग तनख्वाह किस बात की लेते हो? सिर्फ कुर्सी पर बैठकर कंधे पर सितारे चमकाने के लिए? जनरल राठौर की आवाज पहली बार ऊंची हुई। उनके गुस्से के सामने सभी अधिकारियों ने सिर झुका लिए। मैंने आज तुम लोगों को डांटने के लिए नहीं बुलाया है। मैं सिर्फ तथ्य जानना चाहता हूं और यह सुनना चाहता हूं कि तुम लोग आगे क्या करोगे। उन्होंने मेज पर रखा एक कागज उठाया। यह कल रात उन्होंने अपने बेटे से हुई बातचीत के आधार पर खुद तैयार किया था। दोषी हवलदार करण चौधरी, लांस नायक संदीप यादव और मुकदर्शक हवलदार राजेश कुमार। सही है कैप्टन वर्मा? जी सर, मुझे यही रिपोर्ट मिली है। वो कचरे के ढेर अभी क्या कर रहे हैं? उन्हें तुरंत क्वार्टर गार्ड में बंद कर दिया गया है सर। बंद कर दिया? वह काफी नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कि जिस सेना को मैंने अपनी जिंदगी दी, वह इतनी सड़ कैसे गई। यह सिर्फ मेरे बेटे की बात नहीं है। भारत का कोई भी बेटा सेना में आकर इस तरह का बर्ताव सहने के लिए नहीं आता। जनरल राठौर अपनी जगह से उठे। वे खिड़की से बाहर देखते हुए बोले। उनकी आवाज फिर से ठंडी हो गई थी। आज से उस यूनिट की एक विशेष जांच शुरू होगी। सेना मुख्यालय की विजिलेंस और मिलिट्री पुलिस की एक स्पेशल टीम बनाई जाएगी। मैंने अपने पुराने लोगों को बता दिया है, तुम लोगों को बस सहयोग करना है। वे मुड़े और फिर से उन अधिकारियों को देखा। उनकी नजरें बर्फीली थीं और उन दोषियों को, उन्हें कानून के तहत सबसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन वह भी काफी नहीं है।
ऐसा कुछ करो कि वे अपनी बची हुई फौजी जिंदगी में हर सुबह जागने पर अफसोस करें। सोने का पल उन्हें सबसे सुखद लगना चाहिए। उन्हें महसूस कराओ कि जीता जागता नर्क क्या होता है। कर सकते हो कोर कमांडर? कोर कमांडर अपनी जगह से उछलकर खड़े हुए और कमर झुका ली। जी सर, हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब तुम लोग जा सकते हो। आज के बाद मैं इस मामले में दखल नहीं दूंगा, लेकिन मेरी नजर रहेगी। अगर मेरे बेटे को मिले दर्द का एक अंश भी उन्हें वापस नहीं मिला तो फिर मुझे खुद आगे आना पड़ेगा, और तब बात तुम लोगों पर खत्म नहीं होगी। तब सेना प्रमुख या शायद रक्षा मंत्री को मेरे सामने आकर घुटने टेकने पड़ेंगे। मेरी बात याद रखना। उनके आखिरी शब्द एक धमकी और युद्ध की घोषणा थे। अधिकारी राख जैसे चेहरों के साथ ड्राइंग रूम से बाहर निकले। उनके पीछे जनरल राठौर की ठंडी नजरें कीलों की तरह चुभ रही थीं। फैसले का दिन बस शुरू हुआ था। आंख 24 सेंटेन बाद छक्की, आंख तो एम आ। जनरल राठौर के घर से निकलते ही कमांडिंग अधिकारियों ने अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर फोन पर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। उनकी आवाजों में गुस्सा और डर मिला हुआ था। सबसे पहले कोर कमांडर ने डिवीजन कमांडर पर अपनी भड़ास निकाली। तुरंत अपनी यूनिट में वापस जाओ। तुमसे लेकर नीचे तक इस मामले में जो भी जिम्मेदार है, मैं एक एक की गर्दन उड़ा दूंगा। यह गुस्सा एक एक करके नीचे तक पहुंचा। डिवीजन कमांडर ने ब्रिगेडियर पर, ब्रिगेडियर ने कर्नल पर, और अंत में कर्नल आलोक शर्मा ने अपने साथ गाड़ी में बैठे कैप्टन समीर वर्मा का गला पकड़ने वाले अंदाज में कहा, कैप्टन वर्मा, तुम्हारा दिमाग कहां था? तुम्हारी कंपनी में जवान मर रहा था और तुम्हें नींद आ रही थी। यूनिट पहुंचते ही अपनी पूरी कंपनी को फुल बैटल गियर में परेड ग्राउंड पर खड़ा करो। मैं खुद आकर एक एक की धूल झाड़ूंगा। यूनिट पहुंचने पर कैप्टन वर्मा का चेहरा काला पड़ चुका था। उसने जीप से उतरते ही अपने सूबेदार मेजर को बुलाया और चिल्लाया, पूरी कंपनी के लिए फॉल इन का आदेश दो। 10 मिनट के अंदर सब परेड ग्राउंड पर चाहिए। फुल बैटल गियर में एक भी जवान छूटना नहीं चाहिए। एक शांत वीकेंड की सुबह अचानक फॉल इन के आदेश से पूरी कंपनी में हड़कंप मच गया। सिपाही हड़बड़ी में अपनी वर्दी और हथियार लेकर परेड ग्राउंड की ओर भागे। कल रात रोहन को पीटने वाले करण चौधरी और संदीप यादव भी हैरान चेहरों के साथ लाइन में खड़े हो गए। उन्हें अभी तक मामले की गंभीरता का अंदाजा नहीं था। वे सोच रहे थे कि यह कोई सामान्य वीकेंड ड्रिल होगी। थोड़ी देर बाद कर्नल आलोक शर्मा जीप में परेड ग्राउंड पहुंचे। उनके पीछे कंपनी कमांडर और दूसरे अफसर पीले पड़े चेहरों के साथ चल रहे थे। कर्नल ने परेड ग्राउंड के बीच में खड़े होकर पूरी कंपनी को खूनी नजरों से देखा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। कर्नल की आवाज गुस्से से कांप रही थी। यह कंपनी नहीं, हमारी पूरी बटालियन आज से मर चुकी है। तुम जैसे कचरे की वजह से हम सबकी इज्जत मिट्टी में मिल गई है। सिपाही समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ है और वे आपस में फुसफुसाने लगे। चुप रहो हरामजादो। कर्नल ने लाउड स्पीकर फेंक दिया और खुद चिल्लाने लगा, हवलदार करण चौधरी, लांस नायक संदीप यादव, हवलदार राजेश कुमार, लाइन से बाहर आओ। जिन 3 लोगों का नाम पुकारा गया वे कांपते हुए आगे बढ़े। करण अभी भी अकड़कर खड़ा था, पर कर्नल की आंखों में उसे कुछ बहुत बुरा होने का संकेत मिल गया था। तो तुम लोग हो जिन्होंने इस रेजिमेंट की इज्जत पर कालिक पोती है। कर्नल धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा। वह करण के सामने रुका और उसकी आंखों में घूर कर देखा। तू है वो जिसने अपने साथी के मुंह में गंदे बूट डालने की कोशिश की? अब जाकर कर्ण को समझ आया। उसका चेहरा तेजी से सख्त हो गया। उस रोहन ने सब बता दिया, लेकिन उसने सोचा कि कर्नल को सब कुछ नहीं पता होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा साहब, आप क्या कह रहे हैं? जैसे ही उसने यह कहा, कर्नल का घोंसा उसके चेहरे पर पड़ा। कर्ण बिना चीखे जमीन पर गिर गया। पूरी कंपनी सदमे में जम गई। किसी कर्नल का एक जवान को, वह भी सबके सामने, मारना एक अनहोनी घटना थी। साले, अभी भी अक्ल ठिकाने नहीं आई? नहीं पता तुझे? तुम्हारी घिनौनी करतूतों के बारे में जनरल विक्रम सिंह राठौर साहब को सब पता है, समझा? जनरल विक्रम सिंह राठौर का नाम सुनते ही यूनिट के कुछ पुराने सूबेदारों के चेहरे सफेद पड़ गए। वे जानते थे कि सेना में इस नाम का क्या मतलब है। आज से तुम लोग सिपाही नहीं हो, फौजी भी नहीं हो। तुम सिर्फ इंसान के नाम पर कलंक हो। मैं तुम्हारी बची हुई जिंदगी को कैसा बनाता हूं, यह तुम अपनी आंखों से देखोगे। कर्नल ने गिरे हुए कर्ण की ओर देखा भी नहीं और संदीप यादव और राजेश कुमार की ओर बढ़ा। वे दोनों पहले ही डर से कांप रहे थे। तुम दोनों भी
एक ने वफादार कुत्ते की तरह काम किया और दूसरे ने आंखें बंद कर लीं। तुम दोनों को भी बराबर की सजा मिलेगी। तभी यूनिट के मेन गेट से धूल उड़ाती हुई कुछ काली गाड़ियां अंदर आईं। गाड़ियों से उतरे लोग सिविल कपड़ों में थे, पर उनकी तेज आंखें और मजबूत कद काठी बता रही थी कि वे आम नागरिक नहीं हैं। वे सेना मुख्यालय से भेजी गई स्पेशल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी टीम और मिलिट्री पुलिस के अफसर थे। उन्होंने कर्नल को सैल्यूट किया और सीधे गिरे हुए करण और कांपते हुए 2 अन्य पता जवानों के पास पहुंचे। हवलदार करण चौधरी, लांस नायक संदीप यादव, हवलदार राजेश कुमार, हम आपको सत्ता के दुरुपयोग, क्रूरता और हमले के आरोप में गिरफ्तार करते हैं। एक अफसर ने मिरांडा राइट्स पढ़ते हुए उन्हें हथकड़ियां पहना दी। तब जाकर करण को एहसास हुआ कि वह एक ऐसी नदी पार कर चुका है जहां से वापसी संभव नहीं है। उसकी आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया। बाकी सिपाही सदमे और खौफ में यह सब देख रहे थे। एक बड़े तूफान की शुरुआत हो चुकी थी और इस तूफान से कोई भी बचने वाला नहीं था। करण चौधरी, संदीप यादव और राजेश कुमार को अलग अलग गाड़ियों में बिठाकर यूनिट के अंदर ही एक अलग थलग पूछताछ कक्ष में ले जाया गया। यह एक पुराना गोदाम था जिसे अस्थायी पूछताछ कक्ष बनाया गया था। खिड़कियों पर काले कपड़े थे जिससे दिन और रात का पता नहीं चलता था। अंदर सिर्फ एक मेज, 2 कुर्सियां और छत पर एक बल्ब था। पूछताछ कक्ष में घुसकर करण ने शांत दिखने की कोशिश की, पर उसके पैर कांप रहे थे। उसके सामने सेना मुख्यालय से आया एक अनुभवी जांच अधिकारी बैठा था। अधिकारी चुपचाप फाइलों के पन्ने पलटता रहा। सिर्फ पन्नों की आवाज खामोशी को तोड़ रही थी। इस दबाव में करण का गला सूखने लगा। करण चौधरी, सही है? काफी देर बाद अधिकारी ने पूछा। जी साहब। सिविल में क्या करते थे? कॉलेज में था साहब। अच्छा, तो पढ़े लिखे हो। फिर पढ़े लिखे होकर जानवरों जैसी हरकतें क्यों की? अधिकारी की आवाज शांत थी, पर उसमें कांटे थे। करण ने होंठ भींच लिए। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया साहब। सिपाही रोहन सिंह एडजस्ट नहीं कर पा रहा था, तो बस थोड़ी अनुशासन सिखाने की कोशिश कर रहा था। अनुशासन? अधिकारी हंसा। किसी को मारना, पीटना, सोने न देना, उसके परिवार को गाली देना और दाद वाले जूते चाटने पर मजबूर करना, यह है तुम्हारा अनुशासन? कौन सी रेजिमेंट में यह सिखाते हैं? करण के पास कोई जवाब नहीं था। अधिकारी ने मेज से कुछ तस्वीरें निकाली और उसके सामने फेंक दी। तस्वीरों में खून से लथपथ रोहन टेलीफोन बूथ के पास रो रहा था और अस्पताल में उसके घावों का इलाज चल रहा था। ये सबूत जनरल राठौर के लोगों ने रात भर में इकट्ठे किए थे। यह भी अनुशासन का हिस्सा था। बताओ। करण की आंखें फैल गईं। उसे यकीन नहीं हुआ कि सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। ये एक गलतफहमी है साहब। हम बस मजाक कर रहे थे। मजाक? अधिकारी उठा और करण के पास आया। फिर उसने उसके कान में फुसफुसाया। करण, तुम्हें स्थिति की गंभीरता समझ नहीं आ रही। तुमने सिर्फ एक सिपाही पर हाथ नहीं उठाया है, तुमने जनरल विक्रम सिंह राठौर के बेटे को छुआ है। जानते हो वे कौन हैं? क्या तुम सोच सकते हो कि तुम्हारी बची हुई फौजी जिंदगी कहां और कैसे बीतेगी? तुम्हारी पूरी जिंदगी का क्या होगा? अधिकारी के शब्द ठंडे चाकू की तरह करण के दिल में उतर गए। उसे अब एहसास हुआ कि यह सिर्फ यूनिट की कोई सामान्य सजा नहीं है। हमारे पास तुम्हारी भर्ती से लेकर अब तक की हर हरकत का रिकॉर्ड है। तुम्हारे सारे पुराने कारनामे, यहां तक कि छुट्टियों में की गई छोटी मोटी गलतियां भी। अगर अभी सच बोल दोगे तो शायद कुछ रहम हो जाए, लेकिन अगर ऐसे ही नाटक करते रहे तो बात सिर्फ कोर्ट मार्शल पर खत्म नहीं होगी, तुम्हारी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। अधिकारी वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया। फैसला तुम्हारा है। सब कुछ कबूल करके माफी मांगो या फिर नर्क का स्वाद चखने के लिए तैयार हो जाओ। बल्ब की रोशनी करण के पीले पड़े चेहरे पर पड़ रही थी। उसके माथे से पसीने की मोटी बूंदें टपक रही थीं। उसकी मजबूत दुनिया में पहली दरार पड़ चुकी थी। दूसरे कमरों में संदीप यादव और राजेश कुमार पर भी इसी तरह का दबाव बनाया जा रहा था। उनका टूटना बस समय की बात थी। तीनों में सबसे पहले लांस नायक संदीप यादव टूटा। वह स्वभाव से डरपोक और कमजोर था। वह करण के दबदबे में या फिर बस ग्रुप का हिस्सा बने रहने के लिए इस सब में शामिल हुआ था, पर उसके दिल में हमेशा एक डर और अपराध बोध था। जांच अधिकारी ने उसकी इसी कमजोरी पर वार किया। संदीप, तुम करण जैसे नहीं लगते। तुम्हारी आंखों में देखकर लगता है कि तुम अभी भी अपराध बोध महसूस करते हो। अधिकारी ने उसे एक गिलास गर्म पानी दिया और नरमी से बात करने लगा।
सच बताओ, तुम यह सब करना नहीं चाहते थे, है ना? तुम करण से डरते थे, इसलिए जो उसने कहा तुमने किया। मैं जानता हूं, पर आखिर में तुम भी एक अपराधी हो। संदीप ने सिर झुका लिया। उसके कंधे कांप रहे थे। अभी करण सारा इल्जाम तुम पर और राजेश पर डाल रहा है। वह कह रहा है कि उसने सिर्फ आदेश दिए थे, असली काम तो तुम लोगों ने किया था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम मुख्य अपराधी बन जाओगे। तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? अधिकारी झूठ बोल रहा था। करण ने अभी तक मुंह नहीं खोला था, पर यह संदीप के दिमाग को तोड़ने के लिए एक कारगर तरीका था। धोखा शब्द ने उसकी हिम्मत तोड़ दी। यह गलत है साहब। आखिरकार संदीप के मुंह से पहला शब्द निकला, और एक बार जब बांध टूटा तो वह रुका नहीं। वह फूट फूट कर रोने लगा और सब कुछ बताने लगा। करण ने कैसे रोहन को परेशान करना शुरू किया, वह क्यों इसमें शामिल हुआ, और कल रात की घिनौनी घटना। उसने अपनी सजा कम करवाने के लिए करण की क्रूरता को बढ़ा चढ़ाकर बताया। उसी समय हवलदार राजेश कुमार के कमरे में पूछताछ अलग तरीके से चल रही थी। राजेश रिटायरमेंट के बहुत करीब था। वह मुझे इससे कोई लेना देना नहीं वाले रवैये पर अड़ा हुआ था। मुझे कुछ नहीं पता साहब, मैं बस अपना काम करता था। मैं जूनियर्स के मामलों में दखल नहीं देता। उसके इस रवैये पर अधिकारी को हंसी आ गई। हवलदार राजेश, अपनी यूनिट के जवानों का ध्यान रखना और कोई समस्या होने पर अफसरों को रिपोर्ट करना तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तुमने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। यह सिर्फ अनदेखी नहीं बल्कि कर्तव्य का उल्लंघन है। अधिकारी ने उसके सामने एक कागज रखा। यह राजेश और दूसरे सिपाहियों के बीच हुई फोन और मैसेज की बातचीत का रिकॉर्ड था। उसमें साफ साफ लिखा था, करण फिर नए वाले को रगड़ रहा है। आज रोहन पर बहुत तरस आया। ये सबूत थे कि राजेश सब कुछ जानता था। यह भी नहीं जानते? तुम सब जानते थे, और जानकर भी तुमने आंखें बंद कर लीं। तुम्हारी चुप्पी ने करण जैसे राक्षस को पैदा किया है। तुम सिर्फ मूक दर्शक नहीं हो, तुम एक सक्रिय भागीदार हो। राजेश का चेहरा सख्त हो गया। उसे अब एहसास हो रहा था कि उसकी उदासीनता का परिणाम कितना भयानक था। वह रिटायरमेंट के बाद एक सामान्य जीवन का सपना देख रहा था, पर अब उसके सामने सिर्फ अपमानजनक सेवानिवृत्ति और समाज की ठंडी नजरें थीं। उसका जब तक मुझ पर आंच न आए वाला सिद्धांत ढह रहा था। अपराधियों की एकता रेत के महल की तरह ढह गई। अपनी जान बचाने की कोशिश में उनके अपराधों की सच्चाई और भी साफ होकर सामने आ रही थी। जब करण चौधरी को पता चला कि संदीप और राजेश टूट चुके हैं, तो उसकी आखिरी हिम्मत भी जवाब दी गई। अधिकारी ने दोनों के बयान करण की मेज पर फेंक दिए। तुम्हारे साथियों ने सब कुछ उगल दिया है, अब सिर्फ तुम बचे हो। करण ने कांपते हाथों से बयान पढ़े। उसमें लिखा था कि कैसे संदीप ने खुद को बचाया था और उसे मुख्य अपराधी बनाया था, और कैसे राजेश ने कायरता से पल्ला झाड़ लिया था। अपने साथियों के धोखे से उसे गहरा सदमा लगा। हरामजादे, उसके मुंह से गाली निकली। अब मान लो, है ना, तुमने जो कुछ किया है। हमें यह भी पता है कि तुमने यह सिर्फ रोहन के साथ नहीं किया। तुमसे पहले भी कई जूनियर तुम्हारे शिकार बन चुके हैं। हमारे पास उन सबके बयान हैं। अधिकारी ने दबाव और बढ़ा दिया। उसने करण के परिवार का जिक्र किया। मैंने सुना है तुम्हारे पिता की एक छोटी फैक्ट्री है। वे सिर्फ अपने बेटे के लिए जीते हैं। जब उन्हें पता चलेगा कि उनके बेटे ने यह सब किया है तो उन पर क्या गुजरेगी। जब वे देखेंगे कि तुम कोर्ट मार्शल होकर एक अपराधी का ठप्पा लेकर अपमान के साथ घर लौट रहे हो। परिवार का नाम सुनते ही करण की आंखें डगमगा गईं। वह यूनिट में खुद को राजा समझता था, पर असल में वह एक साधारण परिवार का लड़का था। अपने पिता की उम्मीदों का बोझ ढो रहा था। शायद उसकी सारी अकड़ और हेकड़ी उसकी इसी कमजोरी को छिपाने का एक तरीका थी। तुमने जो किया है वह सिर्फ एक हमला नहीं है। यह सेना की इज्जत को मिट्टी में मिलाने वाला एक गंभीर अपराध है। तुम सामान्य रूप से समाज में वापस नहीं जा पाओगे। कौन सी कंपनी एक ऐसे अपराधी को नौकरी देगी जिसने फौज में अपने ही साथी पर अत्याचार किया हो। अधिकारी का हर शब्द करण के भविष्य को चकनाचूर कर रहा था। सामान्य कॉलेज जीवन, नौकरी, शादी, सब कुछ एक मृग तृष्णा की तरह गायब हो रहा था। मैंने गलती की साहब। आखिरकार करण के मुंह से कबूलनामा निकल ही गया। उसकी आवाज भीगी रुई की तरह कमजोर थी। वह सिर झुकाकर सिसकने लगा। उसके अहंकार का महल ढह चुका था। उसने अपने सारे बुरे कर्म एक एक करके बता दिए, जैसे कोई पादरी के सामने अपने पाप कबूल कर रहा हो। पूछताछ कक्ष के बल्ब के नीचे
एक अत्याचारी राजा का कोई निशान नहीं बचा था। वहां सिर्फ अपने भविष्य के डर से रोता हुआ एक कमजोर नौजवान था। उसकी दुनिया पूरी तरह से और बहुत बुरी तरह से ढह चुकी थी। रोहन को यूनिट के पास के मिलिट्री अस्पताल के एक निजी कमरे में भर्ती कराया गया था। जांच अधिकारियों ने उसे यहां शिफ्ट किया था क्योंकि आदेश थे कि उसे यूनिट के किसी भी व्यक्ति से मिलने नहीं दिया जाए। साफ चादरें, कीटाणुनाशक की गंध और शांत गलियारा, यह उस नर्क जैसी बैरक से बिल्कुल अलग था। लेकिन रोहन का दिल अभी भी जमा हुआ था। खिड़की से बाहर दिखता नीला आसमान उसे अवास्तविक लग रहा था। वह बस छत को घूरता रहा। शरीर के घाव तो भर जाएंगे, पर दिल पर लगे घाव शायद ही कभी भरे। तभी कमरे का दरवाजा खुला और उसके पिता अंदर आए। वे हमेशा की तरह सख्त नहीं, बल्कि एक थके हुए इंसान लग रहे थे। अब तबीयत कैसी है? पिता अजीब तरह से उसके बिस्तर के पास एक कुर्सी पर बैठ गए। रोहन ने उठने की कोशिश की, पर दर्द से कराह उठा। उसके शरीर पर अभी भी चोटों के निशान थे। लेटे रहो। पिता ने उसे वापस लिटा दिया और कंबल ओढ़ा दिया। बाप बेटे के बीच एक अजीब सी खामोशी थी। रोहन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह अपने पिता की आंखों में नहीं देखे पा रहा था। उसे शर्म आ रही थी कि उसने अपनी कमजोरी दिखा दी, और दुख भी था कि उसने अपने पिता को इस सब में घसीट लिया। खामोशी को पहले पिता ने तोड़ा। मुझे माफ कर दो बेटा। रोहन ने सिर उठाया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह अपने पिता के मुंह से यह शब्द सुनेगा। शायद मैंने ही तुम्हें बहुत ज्यादा मजबूत बनाने की कोशिश की। मैं हमेशा कहता था कि फौज में जाकर मर्द मजबूत बनते हैं, हर मुश्किल का सामना करना सीखते हैं, पर मैंने यह जानने की कोशिश नहीं की कि वह मुश्किल किस तरह की है। जब तुम इस दर्द से गुजर रहे थे तो मैं, तुम्हारा बाप, कुछ नहीं जानता था। मुझे सच में माफ कर दो। पिता की आंखें नम थीं। रोहन ने जीवन में कभी उन्हें कमजोर पड़ते नहीं देखा था। यह देखकर उसका दिल टूट गया। उसने अब तक जो भी भावनाएं दबा रखी थीं, वे सब एक साथ उमड़ पड़ी। वह चुपचाप रोने लगा। पिता ने चुपचाप उसका हाथ पकड़ लिया। एक बड़ा, खुरदुरा, पर दुनिया का सबसे गर्म हाथ। अब सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। पिता की आवाज धीमी थी, पर उसमें अपने बेटे की रक्षा के लिए दुनिया से भी लड़ जाने का संकल्प था। उनका क्या होगा पापा? रोहन ने कांपती आवाज में पूछा। जिन्होंने अपराध किया है उन्हें सजा मिलेगी। उन्हें कानून की सजा मिलेगी और उससे भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। पिता की आंखों में एक पल के लिए ठंडक आ गई। वह एक दयाहीन न्यायाधीश की नजर थी। तुम अब कुछ मत सोचो, बस अपने शरीर और मन को ठीक करने पर ध्यान दो। बाकी सब मैं देख लूंगा। तुम्हें उन घिनौने लोगों का सामना दोबारा कभी नहीं करना पड़ेगा। मैं ऐसा ही करूंगा। उस दिन पिता देर तक बेटे के पास बैठे रहे। उन्होंने ज्यादा बातें नहीं की, पर एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए उन्होंने हजारों शब्दों से ज्यादा गहरी सांत्वना और समझ साझा की। रोहन ने महसूस किया कि उसके पीछे एक विशाल पहाड़ की तरह उसके पिता खड़े हैं। एक लंबी अंधेरी सुरंग के अंत में अब उसे रोशनी की एक किरण दिखाई देने लगी थी। करण चौधरी, संदीप यादव और राजेश कुमार का कोर्ट मार्शल बहुत तेजी से हुआ। चूंकि मामले के पीछे जनरल विक्रम सिंह राठौर का नाम था, इसलिए सैन्य न्याय प्रणाली बिना किसी गलती के तेजी से और सख्ती से काम कर रही थी। तीनों को दोषी पाया गया। मुख्य अपराधीकरण को जेल की सजा के साथ साथ बची हुई सेवा, एक कठोर सैन्य जेल में काटने का आदेश दिया गया। लेकिन जनरल राठौर की अदृश्य शक्ति ने फैसला बदल दिया। जेल उन जैसे लोगों के लिए एक आरामदायक छुट्टी होगी। उनके एक वाक्य ने तीनों की किस्मत फिर से लिख दी। उन्हें जेल के बजाय वापस अपनी मूल यूनिट में भेज दिया गया। पर अब वह यूनिट पहले जैसी नहीं थी। जिस दिन तीनों यूनिट वापस लौटे, उन्हें कंपनी के सूबेदार मेजर ने अलग से बुलाया। उसने बिना किसी भावना के उन्हें उनका नया काम बताया। हवलदार करण चौधरी, लांस नायक संदीप यादव, हवलदार राजेश कुमार, आज से तुम लोगों की ड्यूटी बदल दी गई है। उन्हें स्पेशल वर्क डिटेल में डाल दिया गया था। यह एक ऐसी टीम थी जो यूनिट के सबसे कठिन, सबसे गंदे और वे सारे काम करती थी जिन्हें कोई नहीं करना चाहता था। उनके काम की सूची कल्पना से परे थी। हर सुबह वे दूसरों से 2 घंटे पहले उठकर यूनिट के सारे शौचालय और सेप्टिक टैंक साफ करते थे। वे घिनौनी बदबू के बीच नंगे हाथों से टॉयलेट सीट और गंदगी साफ करते थे। नाश्ते के दूध से बाद वे मेज का सारा बचा हुआ खाना इकट्ठा करके उसे पहाड़ों के नीचे एक कचरा निपटान क्षेत्र तक ले जाते थे। दोपहर में वे यूनिट की सभी नालियां साफ करते और शाम को बंद पड़े सीवर खोलते थे।
यह काम हमेशा सिर्फ ये तीनों ही करते थे। कोई उनसे बात नहीं करता था, कोई उनकी मदद नहीं करता था। वे यूनिट में एक अलग थलग द्वीप की तरह थे। उनका सुपरवाइजर उन्हें एक पल के लिए भी आराम नहीं करने देता था। वह ठंडी नजरों से उन पर निगरानी रखता और अगर काम पूरा नहीं होता तो देर रात तक काम करवाता था। यह सिर्फ शारीरिक पीड़ा नहीं थी, यह एक सुनियोजित मानसिक प्रताड़ना थी। कभी राजा की तरह रहने वाला करण अब यूनिट का सबसे नीच प्राणी बन गया था। वह हर दिन उन गंदी चीजों को छूता था जिनसे वह नफरत करता था और अपने अपराधों को याद करता था। संदीप यादव हर रात बुरे सपने देखता था। वह रोहन से माफी मांगना चाहता था, पर उसे इसका मौका भी नहीं दिया गया। उसका अपराध बोध इस अंतहीन शारीरिक श्रम के बीच और भी गहरा होता गया। सबसे ज्यादा पीड़ा में हवलदार राजेश था। वह रिटायरमेंट से कुछ ही दिन दूर था, लेकिन उसे रिटायर नहीं होने दिया गया। उसकी रिटायरमेंट की तारीख अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दी गई थी। वह हर सुबह अपने साथियों को घर जाते हुए देखता और निराशा में डूब जाता। उसे अब एहसास हो रहा था कि उसकी चुप्पी की उसे क्या कीमत चुकानी पड़ी है। उनकी फौजी जिंदगी एक न खत्म होने वाला काम बन गई थी। हर दिन वही दर्द, वही निराशा। यह जनरल राठौर द्वारा उन्हें दी गई एक निजी सजा थी और अपने बेटे के लिए एक ठंडा बदला। नर्क यही था, उनके चारों ओर। सिपाही रोहन सिंह के मामले का असर सिर्फ उन 3 दोषियों तक सीमित नहीं रहा। जनरल राठौर द्वारा शुरू की गई लहर ने पूरी यूनिट और यहां तक कि पूरी सैन्य कमान प्रणाली को हिलाकर रख दिया। सबसे पहले गाज कंपनी कमांडर कैप्टन समीर वर्मा और बटालियन कमांडर कर्नल आलोक शर्मा पर गिरी। उन्हें कमांड की जिम्मेदारी में लापरवाही के लिए तुरंत उनके पदों से हटा दिया गया। तेजी से तरक्की कर रहे इंजीनियरिंग अधिकारियों का सैन्य करियर लगभग खत्म हो गया था। उन्हें महत्वहीन पदों पर भेज दिया गया जहां से तरक्की की कोई उम्मीद नहीं थी। ब्रिगेडियर और डिवीजन कमांडर भी बच नहीं पाए। उन्हें आधिकारिक तौर पर कोई सजा तो नहीं मिली, पर सेना के शीर्ष नेतृत्व से उन्हें कड़ी चेतावनी मिली। उनके प्रमोशन के रिकॉर्ड में यह घटना हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगी। कोर कमांडर को अपनी पूरी ताकत लगाकर यूनिट में सुधार का वादा करना पड़ा। यूनिट के अंदर का बदलाव और भी नाटकीय था। सेना जबधारी पाच किया गया है। मुख्यालय से आई स्पेशल टीम ने यूनिट में डेरा डाल लिया और हर सिपाही से अकेले में बात की। अब तक जो पीड़ित करण के डर से चुप थे, वे एक एक करके बोलने लगे। करण के और भी कई बुरे कारनामे सामने आए, जिससे उसकी सजा और भी बढ़ गई। इसके अलावा यूनिट में दबे हुए कई भ्रष्टाचार के मामले भी सामने आ गए, जैसे कि अफसरों द्वारा सिपाहियों के राशन में कटौती करना, कुछ खास सिपाहियों को फायदा पहुंचाने के लिए रिश्वत लेना आदि। सभी संबंधित लोगों को कड़ी सजा मिली। यूनिट की ऐसी सफाई हुई जैसे किसी सड़े हुए अंग को काटकर अलग कर दिया गया हो। सिपाहियों के बीच का माहौल भी पूरी तरह बदल गया। अब कोई भी नए सिपाही के साथ बुरा व्यवहार करने की हिम्मत नहीं करता था। सीनियर्स जूनियर्स से डरने लगे थे। गाली गलौज और हिंसा गायब हो गई थी। बैरक पर एक घुटन भरा डर हावी था, पर विडंबना यह थी कि यही डर सिपाहियों को दुर्व्यवहार से बचा रहा था। लेकिन यह बदलाव पूरी तरह से सकारात्मक नहीं था। यूनिट एक ठंडी और अमानवीय जगह बन गई थी, जहां सामान्य संवाद और अनुशासन भी खत्म हो गया था। सिपाही एक दूसरे को एक संभावित खतरे के रूप में देखने लगे थे। सच्ची कमारादरी की जगह अविश्वास और निगरानी ने ले ली थी। जनरल राठौर सिर्फ अपने बेटे का बदला नहीं चाहते थे, वे चाहते थे कि जिस सेना को उन्होंने अपनी जिंदगी दी वह सही रास्ते पर चले। पर उनके गुस्से ने जो लहर पैदा की, उसने सड़े हुए हिस्सों के साथ साथ कुछ स्वस्थ हिस्सों को भी बहा दिया। सिस्टम साफ हो रहा था, पर इस प्रक्रिया में सेना का अपनापन भी खत्म हो रहा था। स्पेशल वर्क डिटेल का दिन नर्क जैसा था, पर करण चौधरी के लिए सबसे भयानक समय रात का होता था। शरीर थका होता था, पर दिमाग तेज रहता था। वह सो नहीं पाता था। आंखें बंद करते ही उसे रोहन का चेहरा दिखता था। घृणा और भय से भरी आंखें, और फिर अंत में सब कुछ छोड़ देने वाली ठंडी नजरें। वह हर रात एक ही बुरा सपना देखता था। सपने में वह अंतहीन रूप से गंदे जूते चाटता रहता था। जूते कभी साफ नहीं होते थे और घिनौनी बदबू उसके पूरे शरीर में समा जाती थी। वह चीखते हुए नींद से जाग जाता था। तब नाइट ड्यूटी पर मौजूद कोई अफसर आकर उसे थप्पड़ मारता था। चुप रहे, कचरे,
उसका स्वाभिमान बहुत पहले ही टूट चुका था। एक समय था जब वह खुद को दुनिया का केंद्र मानता था। कमजोर जूनियर्स पर हुक्म चलाकर उसे अपनी ताकत का एहसास होता था, पर अब वह यूनिट का सबसे नीच, इंसान से भी बदतर प्राणी बन चुका था। खाने के समय दूसरे सिपाही उसे कीड़े की तरह देखते थे। वह उनकी नजरों से बचकर कोने में सिर झुकाकर खाना निगलता था। खाना रेत की तरह लगता था। एक दिन उसने अपने पिता को एक खत लिखा, प्लीज एक बार आ जाओ, मुझे बचा लो। कुछ दिनों बाद उसके पिता मिलने आए। बेटे की दयनीय हालत देखकर वे कुछ नहीं बोले, बस एक गहरी सांस ली। पापा, मुझे बचा लो, मैं यहां और रहा तो पागल हो जाऊंगा, मुझसे गलती हो गई, गहरी हो गई। करण रोते हुए अपने पिता से लिपट गया, पर पिता ने उसका हाथ झटक दिया। तुमने जो किया है उसके सामने यह कुछ भी नहीं है। मैं अब तुम्हें अपना बेटा नहीं मानता। यह कहकर वे चले गए। करण फूट फूट कर रोने लगा। उसे परिवार ने भी छोड़ दिया था। उस दिन के बाद करण पूरी तरह बदल गया। उसकी आंखों में अब न गुस्सा था न विद्रोह, बस एक खालीपन था। वह एक मशीन की तरह चुपचाप काम करता था। गंदे और कठिन काम अब उसे दर्द नहीं देते थे, क्योंकि उसे कुछ भी महसूस नहीं होता था। उसका पतन अभी खत्म नहीं हुआ था। यूनिट ने उसे रिटायर नहीं होने दिया। ऐसा लगता था कि उसकी फौजी जिंदगी कभी खत्म नहीं होगी। हर सुबह जागना एक सजा थी और सोना ही एकमात्र राहत। जैसा जनरल राठौर चाहते थे, वह एक जीता जागता नर्क भोग रहा था। यह एक इंसान की गरिमा को कुचलने की सबसे क्रूर कीमत थी। संदीप यादव का नर्क करण से अलग था। उसका नर्क बाहर नहीं, बल्कि उसके अंदर, उसके अपराध बोध में था। वह हर रात सो नहीं पाता था। आंखें बंद करते ही उसे रोहन के चेहरे के साथ अपनी कायरता याद आती थी। करण से डरकर रोहन को प्रताड़ित करना, रोहन के हाथ पैर पकड़ना और यह कहना, बस एक बार कर ले, यह सब उसे सताता था। वह स्पेशल वर्क डिटेल की कड़ी मेहनत खुशी करता था, यह सोचकर कि शायद शारीरिक थकान उसे रात में अपराध बोध से मुक्त कर देगी। पर शरीर जितना थकता, दिमाग उतना ही तेज हो जाता और अपराध बोध का बोझ और भी भारी हो जाता। वह रोहन से माफी मांगना चाहता था। उसे लगा कि शायद माफी मांगने से उसे इस बोझ से थोड़ी राहत मिल जाएगी। उसने सूबेदार मेजर से रोहन का पता या फोन नंबर मांगा। मुझे सिपाही रोहन सिंह से मिलना है, प्लीज। पर सूबेदार ने साफ मना कर दिया। पीड़ित की सुरक्षा के नियमों के तहत हम कुछ नहीं बता सकते। और क्या तुम्हें लगता है कि तुम उससे मिलने के लायक हो? आखिरी उम्मीद भी टूट जाने पर संदीप निराश हो गया। उसे लगा कि उसे अपने पाप धोने का मौका भी नहीं दिया जा रहा है। एक रात उसने चुपके से कागज कलम लेकर रोहन के नाम एक खत लिखना शुरू किया। उसने अपने दिल की सारी बातें लिख दी। वह कितना कायर था, उसे कितना पछतावा है और वह कितना शर्मिंदा है। खत लिखते लिखते उसके आंसू कागज पर गिर रहे थे, पर खत पूरा होने पर उसे एहसास हुआ कि इसे भेजने का कोई तरीका नहीं है। वह खाली खत को पकड़े देर तक रोता रहा। उसकी माफी किसी तक नहीं पहुंची। वह बस उसके दिल में गूंजती रही। संदीप की फौजी जिंदगी एक न खत्म होने वाली तपस्या बन गई थी। उसे अपने अपराधों की माफी मिले बिना हर दिन खुद को कोसना पड़ता था। उसका नर्क शायद कभी खत्म नहीं होगा। यह एक कमजोर इंसान की कायरता द्वारा बनाया गया उसका अपना ही जेल था। हवलदार राजेश कुमार को दी गई सजा सबसे शातिर और क्रूर थी। उसकी रिटायरमेंट अनिश्चित काल के लिए रोक दी गई थी। वह हर सुबह अपने साथियों को घर जाते देखता और अपनी बेवकूफी को कोसता था। शुरू में उसे गुस्सा आया। मैंने ऐसा क्या किया? मैंने न मारा न गाली दी, बस देखा ही तो नहीं। पर समय के साथ उसका गुस्सा गहरे पछतावे में बदल गया। वह बार बार उस दिन के बारे में सोचता, अगर मैंने सिर्फ एक बार कहा होता, करण बस कर, यह बहुत ज्यादा हो रहा है, तो क्या होता? वह सबसे सीनियर था। उसके एक शब्द से शायद सब कुछ बदल जाता। रोहन को वह सब नहीं सहना पड़ता। करण और संदीप राक्षस नहीं बनते और वह खुद इस नर्क में नहीं होता। उसकी एक छोटी सी चुप्पी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। उसे एहसास हुआ कि उसकी चुप्पी कितनी बड़ी हिंसा थी। एक दिन नए कंपनी कमांडर ने उसे बुलाया। हवलदार राजेश, तुम्हें भी घर जाना है। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं, एक माफीनामा लिखो। अगर मुझे लगा कि तुम सच में शर्मिंदा हो तो मैं तुम्हारी रिटायरमेंट के लिए बात करूंगा। राजेश ने कई रातें जागकर एक माफीनामा लिखा, पर उसने कोई बहाना नहीं बनाया। उसने साफ साफ लिखा कि उसने अनदेखी क्यों की, उसके क्या परिणाम हुए और यह सबसे बड़ा अपराध क्यों है। उसने अपनी कायरता का सामना किया। कुछ दिनों बाद
उसकी रिटायरमेंट का आदेश आ गया। जिस पल का वह महीनों से इंतजार कर रहा था, उस पल में उसे कोई खुशी नहीं हुई। उसने यूनिट के गेट पर खड़े होकर अपनी पुरानी बैरक की ओर देखा और गहराई से कमर झुका ली। यह माफी या धन्यवाद नहीं था, यह उसके मूर्ख अतीत को एक विदाई थी। समाज में लौटने के बाद भी राजेश का जीवन आसान नहीं था। उसके रिकॉर्ड में अनुशासनात्मक कार्रवाई का एक दाग लग गया था, जो हमेशा उसके साथ रहा। उसे अच्छी नौकरी नहीं मिली और वह लोगों से मिलने में हमेशा हिचकिचाता था। उसे अपनी चुप्पी की कीमत पूरी जिंदगी चुकानी पड़ी। रोहन अस्पताल से छुट्टी के बाद अपनी पुरानी यूनिट में वापस नहीं गया। उसके पिता ने उसका ट्रांसफर सेना मुख्यालय के अधीन एक शांत प्रशासनिक यूनिट में करवा दिया था। वहां का माहौल सीमा की तनावपूर्ण यूनिट से बिल्कुल अलग था। अफसर बहुत विनम्र थे और सिपाहियों के बीच कोई हिंसा नहीं थी। रोहन को यूनिट की लाइब्रेरी का काम दिया गया। वह दिन भर किताबों के बीच शांति से काम करता था। यहां आकर उसे शारीरिक और मानसिक शांति मिली, पर उसका आघात आसानी से नहीं गया। वह अभी भी रात में चौंक कर उठ जाता था और किसी के तेज आवाज करने पर डर जाता था। वह लोगों से गहरे रिश्ते बनाने से डरता था। उसके पिता की ताकत ने उसे बचाया था, यह वह जानता था, पर कभी कभी यह बात उसे बोझ लगती थी। उसे लगता था कि वह एक कमजोर इंसान है जो अपने पिता की पहुंच की वजह से बच निकला। जब उसे पता चला कि दोषियों का क्या हश्र हो रहा है, तो उसे खुशी से ज्यादा एक अजीब सी उदासी हुई। उसे लगा कि बदला सिर्फ और घाव देता है। एक दिन उसे लाइब्रेरी के कोने में एक पुरानी स्केचबुक और पेंसिल मिली। उसे बचपन में चित्रकार बनने का शौक था। उसने यूं ही पेंसिल उठाई और कुछ बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे स्केचबुक उस नर्क के दृश्यों से भरने लगी। अंधेरी बैरक, करण का पागल चेहरा और डर से कांपता हुआ उसका अपना चेहरा। चित्र बनाते हुए वह रोया, पर अब ये कमजोरी के आंसू नहीं थे। वह अपने घावों का सामना कर रहा था और उन्हें कला में बदल रहा था। वह दर्द को एक बाहरी व्यक्ति की तरह देख पा रहा था। उसने दिन रात चित्र बनाए। उसकी स्केचबुक भरती गई। उसके चित्र अंधेरे और दर्द भरे थे, पर उनमें निराशा से लड़ने की एक मजबूत इच्छा और उम्मीद की एक हल्की किरण थी। उसकी प्रतिभा को देखकर यूनिट के कमांडर ने उसकी एक छोटी प्रदर्शनी आयोजित करवाई। प्रदर्शनी का शीर्षक था नाग रेजिमेंट। उसके चित्रों ने लोगों को झकझोर दिया और सेना के अंदर की हिंसा और पीड़ितों के दर्द को सामने लाया। रोहन को अपना नया रास्ता मिल गया। वह अब एक कमजोर पीड़ित नहीं था, वह एक कलाकार था जो अपने घावों को कला से भर रहा था और दूसरों के दर्द को समझ रहा था। उसके ब्रश के नीचे नर्क की यादें अब मुक्ति की कहानी बन रही थीं। जनरल विक्रम सिंह राठौर को जब पता चला कि उनका बेटा नई यूनिट में ठीक है, तो उन्होंने राहत की सांस ली। उन्होंने अपने बेटे को बचाने और सेना की बिगड़ी हुई इज्जत को सुधारने के लिए वह सब कुछ किया जो वे कर सकते थे। दोषी सजा पा रहे थे और यूनिट साफ हो रही थी, पर उनका मन शांत नहीं था। उन्हें उस सेना से निराशा हो रही थी जिसे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दी थी। क्या न्याय और भाईचारा जिस पर वे विश्वास करते थे सिर्फ एक भ्रम था? वे खुद सिस्टम के शीर्ष पर रहे, पर उन्हें नीचे हो रही सड़न का पता तक नहीं चला। उनकी ताकत ने बेटे को तो बचा लिया, पर इस प्रक्रिया में उन्होंने बहुत कुछ खो दिया। उनके कुछ पुराने साथियों ने उनके तरीकों का विरोध किया। यह बहुत ज्यादा है सर। सेना में भी एक प्रक्रिया होती है। वे गलत नहीं थे। उन्होंने अपने निजी गुस्से को सार्वजनिक शक्ति से हल किया था, जो उनके अपने सिद्धांतों के खिलाफ था। उन्हें एहसास हुआ कि वे एक अच्छे कमांडर हो सकते हैं, पर शायद एक अच्छे पिता नहीं बन पाए। उन्होंने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि उनका बेटा वास्तव में क्या चाहता है। रात में वे रोहन के कमरे में गए। मेज पर रोहन का एक खत रखा था। पापा, धन्यवाद मुझे बचाने के लिए, पर मैं नहीं चाहता कि आप मेरी वजह से और परेशान हो। बदला कुछ भी हल नहीं करता। मैं अब ठीक हूं। मैं अपने घावों को खुद भरना चाहता हूं। जनरल राठौर ने खत पढ़कर चुपचाप आंसू बहाए। उनका बेटा उनकी सोच से कहीं ज्यादा मजबूत और समझदार था। उन्होंने फोन उठाया और अपने एक पुराने साथी को फोन किया जिसने उनका विरोध किया था। मैं विक्रम बोल रहा हूं, मुझे माफ करना, मैं हद से आगे बढ़ गया था। उनकी माफी का मतलब था कि बेटे का बदला अब खत्म हो गया है और अब वे वापस एक पिता की भूमिका में लौट रहे हैं। उनका लंबा अकेला युद्ध समाप्त हो रहा था। समय बीत गया। 2 साल बाद रोहन की रिटायरमेंट का दिन आ गया।
उसने शांति से अपनी वर्दी उतारी और गेट से बाहर निकल गया। बाहर उसके पिता गाड़ी लेकर इंतजार कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखकर बस मुस्कुरा दिया। घर लौटते हुए रोहन ने खिड़की से बाहर देखा। यह वही रास्ता था जहां से वह 2 साल पहले एक डरे हुए नए सिपाही के रूप में गुजरा था। सब कुछ वैसा ही था, पर बहुत कुछ बदल चुका था। वह अब एक भोला भाला लड़का नहीं था। उसने नर्क देखा था, चोट खाई थी और अंत में उस पर विजय प्राप्त की थी। कुछ महीनों बाद एक अखबार में एक छोटी सी खबर छपी। कश्मीर की एक यूनिट में एक सिपाही ने मानसिक संतुलन खोकर आत्महत्या कर ली। नाम सिर्फ शुरुआती अक्षरों में था, पर रोहन जानता था कि वह कौन था। करण चौधरी। वह अंतहीन नर्क को और नहीं सह सका था। संदीप यादव रिटायर तो हो गया था। संदीप यादव वह अंतहीन नर्क को, पर गंभीर सामाजिक भय के कारण समाज में घुल मिल नहीं पा रहा था। रोहन ने इन खबरों को शांति से स्वीकार किया। अब उसे उनसे कोई नफरत नहीं थी। उसने सोचा कि शायद वे भी उस हिंसक सिस्टम के ही शिकार थे। रोहन ने कॉलेज वापस जाने के बजाय कला की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का फैसला किया। वह एक ऐसा कलाकार बनना चाहता था जो अपने अनुभवों के आधार पर मानवीय हिंसा और उपचार की प्रक्रिया को चित्रित करे। पिता ने उसके फैसले का चुपचाप समर्थन किया। वे जानते थे कि उनका बेटा अब अपना रास्ता खुद बनाने के लिए काफी मजबूत है। जिस दिन रोहन विदेश जा रहा था, एयरपोर्ट पर पिता ने उसे कसकर गले लगा लिया। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। हवाई जहाज आसमान में उड़ गया। रोहन ने खिड़की से नीचे छोटे होते हुए भारत को देखा। उसकी लंबी अंधेरी फौजी जिंदगी खत्म हो चुकी थी, पर उस समय ने उसकी जिंदगी पर एक अमिट छाप छोड़ी थी। वह छाप एक घाव भी थी और उसे एक मजबूत और गहरा इंसान बनाने वाला एक निशान भी। अब वह एक नई दुनिया की ओर उड़ रहा था, अपने कैनवस को अपने रंगों से भरने के लिए। अंधेरा छंट चुका था और उसके सामने एक उज्जवल भविष्य था।